Hello students, today we are discussing overview of commerce and business studies. So this lecture is appropriate for class 11th students commerce stream, and through this video you will understand why you should take commerce and also what is the importance of business studies. I am communicating in Hindi so that it's Hindi medium and English medium students can also understand this. uh, First of all, I would like to give my introduction, and basically I am Ashish Bhatnagar, MBA Finance from Fairleigh Dickinson University and IMT Ghaziabad. And I have practical experience of working in finance and analytics area. So आपको जो मैंने कई लोन्स भी पास किए हैं, करीब 300 to 400 लोन्स मैंने एवेलुएट किए हैं एज अ रिस्क हेड. सो बेसिकली मेरे को जहाँ तक मैंने काफ़ी लोन्स प्रोसेस किए हैं, मेरे को जो समझ में आया उसकी बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ. एंड देन ऑल्सो आई अंडरस्टैंड फाइनेंस एरिया ऑल्सो. तो बेटा, अगर आप ओवरव्यू ऑफ कॉमर्स देखना चाहते हैं, जनरली आप ये देखो कि कॉमर्स जो बच्चे ले रहे हैं उसमें से बच्चों के एम क्या है, कहाँ कहाँ हैं बच्चे. तो सबसे बड़ा जो एम माना जाता है वो है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे या सीएस कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, वो बैलेंस शीट, उसको ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हुआ है, वो बैलेंस शीट साइन कर सकता है. तो बैलेंस शीट सही तरीके से बनी है, इस चीज़ को इंश्योर करता है बैलेंस शीट के. और उसके अलावा उसके जो अकाउंटिंग है वो सही है, उसको साइन करना पड़ता है. और उसका जो भी, इवन सारे ही साइन नहीं करते, तो सीएफओ होता है वो साइन करता है. उसके नीचे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको हेल्प करते हैं कि भाई उनकी अकाउंटिंग ठीक से हो. ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन एक्सपीरियंस बिल्ड्स इन, देन ही इज़ प्रमोटेड इन ऑर्गेनाइजेशन. और वो सीएफओ फिर साइन करने जब उसको पोजीशन मिल जाती है सीएफओ, तो वो साइन कर सकता है बैलेंस शीट. किसी भी सीए को ऑथराइज होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं है, तो आप इवन फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है आपको अथॉरिटी मिल जाए. आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल, तो आप साइन कर सकते हैं. तो सिमिलरली सीएस होता है, जो भी कंप्लाइंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जैसे कोई बड़ी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ कई सारे कंप्लाइंस होते हैं कि भाई अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ इंटरेक्शंस करना है, तो जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के या इंटरनल, उसको कंप्लायंस करने के लिए सीएस जो होता है, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है. तो उनको काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है. तो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करके रखते हैं. तो कभी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकाल के अपनी फाइल्स में से निकाल देते हैं. और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उसके साथ वो काम करके कंपनीज़ के कंप्लायंस, जो डायरेक्टर के अंडर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनकी जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको मैनेज करते हैं. सिमिलरली अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कि बड़ी तादाद में आपको रिक्वायरमेंट्स होती है. हर बच्चा सीएस के लिए शायद एम नहीं करता, बट आपको जो जॉब्स चाह ज़्यादा मिलती हैं वहाँ अकाउंटेंट्स होती हैं. जो सीए के अंडर काफ़ी अकाउंटेंट्स काम करते हैं, जो कि बैलेंस शीट फाइल करना, या फिर कोई भी वाउचर, कोई भी बिल आपका बना है उसको वाउचर उसको बनाना, और उसको जो भी सीए की जो भी बैलेंस शीट से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होता है उसको वो कंप्लीट करते हैं. ठीक है. तो जो भी आपका कोई पैसा जा रहा है पैसा, तो अकाउंटिंग वो हमारे सॉफ्टवेयर्स में और टैली में या फिर डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसका वाउचर बनता है. और उसके बाद वो साइन होके फिर वो उसकी वाउचर सॉफ्टवेयर में एंट्री होके पेमेंट होता है. तो सारा प्रोसेस है. तो इस तरीके का काम ज़्यादा, जहाँ रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है, वो जनरली ये जो अकाउंटेंट्स होते हैं उधर होती है. तो अब मैं आपको एक ओवरव्यू जो देना चाह रहा हूँ उसका ये देना चाह रहा हूँ कि भी लेट्स से आप अगर ये ऑप्शन कॉमर्स चूज़ करते हैं, तो कॉमर्स जो है उसका मीनिंग है कि मतलब बिज़नेस करना. आप या तो आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रीम, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या इश्यूज़ हैं किसी बिज़नेस के अंदर. अगर आपको ये आइडिया है कि आप अपना बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं, आगे आपके पास पेरेंट्स के पास पैसा है, आप यू वांट टू बिल्ड योर बिज़नेस. आई हैव सीन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि मैनी ऑफ द
स्मॉल बिजनेसेस जो लोन्स के लिए रिक्वायरमेंट्स आते थे, ज़्यादातर उसमें बीकॉम होते थे। जो जो बनिए या काफ़ी मारवाड़ी जो लोग होते थे उनके मैं देखता था, उन वो बीकॉम करके वो अपना एक बिज़नेस सेटअप करते थे। तो ज़्यादातर वो बीकॉम क्वालिफ़िकेशन लेते थे बिकॉज उनको बिज़नेस करना है। तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि क्या 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 इश्यूज़ होते हैं, आपको ब्रॉड टर्म्स आपको समझ में आ जाती हैं, क्या रिस्क हैं वो ब्रॉड लेवल पे यहाँ बिज़नेस कॉमर्स करने से आपको समझ में आ जाते हैं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक छोटा सा जो बिज़नेस भी कर रहा है, लेट्स से एक छोटा सा एक किराना स्टोर भी है, उसको भी सेम चीज़ करनी है बट उसका मैग्नीट्यूड छोटा है, छोटी कैलकुलेशंस हैं। बट हाँ, उनको ये सारी एस्पेक्ट्स उनको भी देखनी पड़ती हैं। बट जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन करना चाहते हैं, ऑब्वियसली देन यू नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अभी इस प्रोजेक्ट का ये है कि दो स्टूडेंट्स हु आर एनरोलिंग विद अस इन कॉमर्स, तो हमारा एम ये है कि बच्चों को एंटरप्रेन्योर के लिए स्किल्स देना। अगर हम आपको बिज़नेस स्टडीज़ मतलब बेसिकली स्टडी ऑफ बिज़नेस, मतलब कैसे आप ऐसे स्टडी करो कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सको, एक बिजनेसमैन बन सको, उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए वो चीज़ हम आपको टीच करेंगे। देन आई थिंक वी विल इन आवर कंटेंट वी विल ट्राई टू बिल्ड व्हाट इज़ taught by M by यूनिवर्सिटी MBAs। एक्चुअली जो MBAs होते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एकेडमी, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं। तो हम उसका एक कैन से सम पार्ट वी विल कवर, एंड आपको कोशिश करेंगे कि आपको स्किल्स डेवलप हो सकें कि आप एक बिजनेसमैन बन सकें, या फिर एक आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप कैसे बिज़नेस खोल सकते हैं, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जब काम करते हैं तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है कि अगर आपको सारी स्किल्स सारी चीज़ें पता हैं कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में रन होता है, देन यू कैन वर्क इफ़ेक्टिवली। आपको पता होता है कि भाई जो ओनर है या फिर आपके जो सुपीरियर्स हैं वो क्या चाहते हैं आपसे, तो वो अंडरस्टैंडिंग भी देंगे आपको। हम केस स्टडीज़ भी अलग से पढ़ाएंगे कोर्स के हल्का सा बाहर जाके, और आपको बैलेंस शीट बनाने को देंगे, और आपको बोलेंगे कि आप एक बिज़नेस या दो बिज़नेस चूज़ कर लीजिए और उसका बिज़नेस मॉडल बनाइए, जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लास के अंदर होता है। तो हम वी विल ट्राई टू लिंक एंड विल हेल्प यू डू सम रिसर्च, एंड आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई एम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज़ बेसिकली जो बिज़नेस स्टडीज़ है, जो कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टडीज़, पार्ट ऑफ कॉमर्स। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो बिज़नेस स्टडीज़ इट्स टॉक अबाउट कॉमर्स एक्चुअली, द स्टडी ऑफ बिज़नेस। सो दिस इज़ द कोर सब्जेक्ट of business studies. So I'll discuss the content and what broadly it is. So मैं इसके अंदर आपको एक जो मेरा रोल होगा वो रोल ही रहेगा कि आपके जो डाउट हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल वो क्लियर करना। बाकी विनोद सर इज़ देयर, ही हैज़ 10 years, around 10 years of experience of teaching business studies, so he will predominantly cover the definitions and other part, and the actual how to get maximum marks actually. So you will cover that, I will cover the concept part of it. So let's discuss the content कि कौन से broad level पे क्या content होगा, and then how it is linked to business, that I will also cover. So let's say this is the content. So basically there are two parts, part 1 and part 2. Part 1 is towards the finance, to foundation of business. Part 2 is regarding finance and trade. सो पार्ट 1 में क्या होगा और ब्रॉड लेवल पे ये क्या 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 इसमें कवर हो सकता है। जैसे फाउंडेशन ऑफ बिज़नेस जो है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स। सो एक ओवरव्यू है इसमें कि किस तरीके से बिज़नेस होता है, ट्रेड कैसे होता है, कॉमर्स कैसे होता है। देन फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो सकती हैं, कि प्रोप्राइटरशिप्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है जिसके अंदर एक जैसे एक जॉइंट फैमिली है, चाचा भाई और कई सारे भाई साथ में हैं, तो उसमें एक कर्ता होता है जो मेन, जैसे फादर इज़ अ कर्ता, तो ही इज़ अ डिसीजन मेकर, एंड देयर अदर मेंबर्स जो डिफरेंट ब्रदर हैं या डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसके मेंबर्स बन जाते हैं। तो कर्ता इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एंड अगर उसमें लाइबिलिटी भी ज़्यादा कर्ता की रहती है। ऐसे पार्टनरशिप होती हैं
पार्टनरशिप्स भी इसी के अंडर आती हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं जो भी पार्टनर्स होते हैं उसमें, तो रिस्क इक्वली डिवाइडेड रहता है दोनों में। देन प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता होगा कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। सो जो अबव ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने डिस्कस किया, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट, हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जनरली फ्रॉम लेंडर्स पर्सपेक्टिव थोड़ा सा हम इसको रिस्की मानते हैं क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग ठीक से नहीं होती, उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है, देयर इज़ अ MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहाँ सारी रिकॉर्डिंग एवरी ईयर आपको बैलेंस शीट फाइल करना ज़रूरी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बेटर होती है। इवन प्राइवेट लिमिटेड में भी डायरेक्टर्स होते हैं, पब्लिक लिमिटेड में भी होती है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। एवरी आपको जैसे क्वार्टरली कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है और आपको एनुअल रिपोर्ट देना होता है, डिटेल्ड एनालिसिस देना होता है, आपको अपनी बिज़नेस के बारे में डिटेल्स करना पड़ता है कि किस तरीके से बिज़नेस किया, आगे क्या फ्यूचर है इसका। एंड ग्लोबल एंटरप्राइज़ क्या होता है कि उधर मल्टीपल कंपनीज़ हैं, एक नहीं। जैसे हर लेट्स से कंपनी हर कंट्री में एक या 3-4 कंपनीज़ होती हैं, उनको वो कंसोलिडेट करते हैं। तो जैसे US में अगर मेन हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस क्या करेगा, फाइनली जो भी कंसोलिडेट करेगा। तो जो भी US में जो रूल्स होंगे, लेट्स से कि IFRS करके है अगर रूल, या जो भी रूल्स लग रहे हैं यूरोप में लग रहे हैं IFRS, सो बेसिकली वो सेम रूल्स आप कोशिश कर वो इंडियन लेवल पे इंडियन के कंप्लायंस फॉलो करेंगे और US लेवल पे US। तो अल्टीमेटली वो कंपनीज दोनों जगह अपनी बैलेंस शीट दोनों तरीके से बनाएंगी। यहाँ से वो यहाँ इंडियन अथॉरिटीज़ को इंडियन कंप्लायंस भेजेगा, उस तरीके के बैलेंस शीट फॉर्म करेंगे, और बाहर के लिए बाहर के हिसाब से करेंगे। बिजनेसेस सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल है या मोबाइल सर्विसेज है या आपका जो भी सर्विसेज है, जैसे हॉस्पिटल्स बताया मैंने, और जैसे आप सॉफ्टवेयर है, तो इस तरीके की बिजनेसेस सर्विसेज आती हैं जो चैप्टर 4 के अंदर कवर होगा। चैप्टर 5 के अंदर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस हैं, इसमें किस तरीके के बिजनेसेस के मोड्स हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बिग मोटर है, और इसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हो सकते हैं। जैसे आई हैव नॉट गॉन डायरेक्ट एग्जैक्टली इनटू द दिस चैप्टर, बट व्हाट आई कुड गेट अ सेंस इज़ कि जैसे आप बिजनेसेस किस टाइप के कर सकते हैं। आप तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सामान को, ट्रेड कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो देर डिफरेंट मोड्स ऑफ बिजनेस जो हो सकते हैं। आई विल कवर दिस चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस लेटर, एक बारी एग्जैक्ट गोइंग इनटू द कंटेंट। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्पेशली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इनको रिपोर्ट भी करना होता है कि भाई जो भी उनकी रिपोर्ट, उनकी कंप्लायंस होनी चाहिए। जो भी इसमें क्या होता है, पब्लिक लोगों का पैसा लगा होता है, जैसे आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसी पब्लिक है। मान लो रिलायंस कंपनी है या कोई भी टाटा की कोई लिस्टेड कंपनी है, TCS है, उसमें आपका अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसमें बहुत लोगों का पैसा लगा होता है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी गवर्नमेंट बोलती है ये कंप्लाइंसेस करिए, आप ये इंश्योर करिए, कोई अगर कोई रिपोर्ट करना चाहता है कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो वो फ्रॉड के लिए आपके पास एक देयर शुड बी ए पॉलिसी, और उसमें एक ओम्बड्समैन पर्सन होना चाहिए जो आपका कोई भी अगर फ्रॉड होता है, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रॉड, वो रिपोर्ट हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कंप्लाइंसेस होते हैं जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ को करने पड़ते हैं। और ऐसा ना हो कि कोई माल प्रैक्टिस कर रहा हो, कोई भी सेल्स के लिए उसमें से अपने कमीशन, कोई भी जो प्रोडक्ट है जो सेल कर रहा है खुद कुछ पोर्शन ले रहा है और सेलर को कुछ एडवांटेज दे रहा है। सो बिज़नेस एथिक्स भी कंपनीज़ को, जो स्पेशली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और बड़ी कंपनीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी काफ़ी अच्छी अपने ध्यान से रखती है कि कंप्लाइंसेस हों कंपनी के अंदर। तो मैनेज करते हैं अलग से, देयर पीपल हु मैनेजेस इट, की एक इंटरनल टीम होती है, इंटरनल फ्रॉड टीम होती है, इंटरनल ऑडिट टीम होती है, जो कि कोई भी रिपोर्ट अगर बैलेंस शीट आपकी बनी है तो CA, उसके अलावा एक इंटरनल ऑडिट टीम भी होती है जो कि उनको बेसिकली जो रिपोर्ट्स को चेक करती है कि जो भी ये बैलेंस शीट बनाई है वो ठीक है नहीं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जो होते हैं उसमें से कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो जो साइन करते हैं बैलेंस शीट में कंपनीज़ को रिव्यू करने के लिए, वो भी मांगते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए एक अलग से टीम बनाई जाती है।
तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या होता है एग्जैक्टली कि भी कोई जैसे एक जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको 2% ऑफ प्रॉफिट कहीं ना कहीं लगाना कहीं या तो डोनेट करना पड़ता है उसको। सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कंपनीज़ अपने आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करती हैं क्योंकि लेट्स से कि जिस एरिया में वो इंडस्ट्री है उस एरिया को संभालती हैं, उनको कुछ डोनेशंस देती है कि उनकी एजुकेशन वहाँ के लोगों की अच्छे हो, वहाँ क्लीनलीनेस हो। हाँ तो जैसे वहाँ का सफाई अच्छे से मैनेज हो, या फिर उनके लिए कुछ बीच बीच में ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स या स्कूल्स को ले जाते हैं। तो कई कॉर्पोरेट्स हैं इस टाइप की चीज़ें भी करते हैं। तो सिमिलरली अब वंस लाइक लेट्स से इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, देयर इज़, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि आप सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली में काफ़ी लोग हैं तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंडर आप रजिस्टर कर सकते हो, पार्टनरशिप खोल सकते हो अगर दो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आप एक दो डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं और एक कंपनी आप फॉर्म कर सकते हो। उसमें क्या है कि आपको बैलेंस शीट, उसमें भी कंप्लाइंसेस होते हैं, आपको बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ती है, कई डायरेक्टर चेंज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो सिमिलरली अब पब्लिक लिमिटेड में बहुत एक्सपेंसिव होता है कि आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलें। उसके लिए टर्नओवर भी एक सजेस्टेड है कि थोड़ा अच्छा टर्नओवर हो, 100-200 करोड़ के ऊपर एटलीस्ट स्टार्ट होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा हो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो बनती हैं, जो लिस्टेड स्पेशली कंपनी होती हैं, पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज, उनके एक्सपेंसेस और ज़्यादा होते हैं। तो सिमिलरली सोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लोन लेना पड़ेगा क्योंकि अनलिमिटेड कैपिटल तो नहीं है आपके पास, तो आपको लोन लेना पड़ता है। तो लोन के लिए क्या जनरली अगर आपको लोन लेना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगे या पब्लिक लिमिटेड कंपनी लोगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। छोटे लेवल तक आपको बिजनेसेस इवन सोल प्रोप्राइटर पे भी मिल जाते हैं, बट वो छोटे लेवल के होते हैं। जैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो बैंक्स विल आस्क कि आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के स्मॉल लोन्स कैसे हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। टर्म वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपको चाहिए होते हैं कि भी आपने आपका जो पैसा है वो फंसा इन्वेंट्री में, आपको सामान ख़रीदना पड़ता है और आपके पास कुछ फिनिश्ड गुड भी रहता है उसको, और पैसा आप किसी को क्रेडिट पे भी देते हो जैसे सामान बना के, तो पैसा आने में टाइम लगता है, तो उसके लिए आपका पैसा फंस जाता है। उसको बेसिकली उसमें क्या होता है जनरली गवर्नमेंट का कि भी जो बैंक्स, जो पीएसयू बैंक्स हैं, बोलते हैं 25% आप लाओ, 75% तक हम दे सकते हैं। तो जनरली ये डिफरेंट रेशियो रहता है, बट हाँ दिस इज़ अ मैक्स, जनरली दिस इज़ अ एक्सेप्टेबल रेशियो कि 75% तक जो भी पैसा है वर्किंग कैपिटल का वो बैंक दे सकते हैं। और उसके भी इफ़्स एंड देयर आर वेरियस कंडीशंस टू इट। स्मॉल बिजनेस के बारे में बताया है, उसका एक लिमिट होता है कि इतना साइज़ हो या इतनी कैपिटल हो। जैसे जो मिनिस्ट्री है हमारी एमसीए, वो या फिर गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करती है कि स्मॉल बिज़नेस के अंदर क्लासिफिकेशन क्या होगा। वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता घटता भी रहता है। जैसे कि अगर मान लो आपका एक कुछ जो डेफिनेशंस दी हुई हैं इसके अंडर कि इतना साइज़ होना चाहिए या इतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होना चाहिए, वो स्मॉल बिज़नेस के अंदर क्लासीफाई करे। एक एरिया, जो स्मॉल बिज़नेस का बेनिफिट ये है कि एक छोटे एरियाज़ में आप क्या है कि आप वहाँ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। ठीक है, और कंपेयर टू लार्ज बिजनेसेस वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। स्मॉल बिजनेस में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी रीजनेबल क्वालिटी, यू कैन से कि एवरेज क्वालिटी की होती है, बट स्मॉल बिजनेस में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। और बड़े जो बिजनेसेस होते हैं उनका क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उसका तरीका ये होता है कि मशीन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। स्मॉल बिजनेस में लोग हाथ से काम करते हैं तो ज़्यादा कम प्रोडक्टिविटी रिलेटिवली कम होती है, मगर सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और आपको ट्रैवल नहीं करना। सो आपके एक्सपेंसेस और नहीं ज़्यादा होते हैं। इंटरनल ट्रेड इज़ डोमेस्टिक ट्रेड की भी आप अगर मान लो आप बिज़नेस, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लो कोई कंपनी है ट्रेड करती है, तो डोमेस्टिकली मान लो दिल्ली से लेके कहीं और भेज दिया, ठीक है, लेट्स से पलवल में भेज दिया या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दिया, हरियाणा में भेज दिया, ये इंटरनल ट्रेड है। या एक पलवल से एक डिस्ट्रीब्यूटर ने दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस इज़ इंटरनल। इंटरनेशनल बिजनेसेस की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट को क्या बोलते हैं कि आयात और निर्यात। आयात और निर्यात, निर्यात मीन्स भेजना, एक्सपोर्ट करना, आयात मतलब मंगवाना। तो सामान अगर आप चाइना से मंगवा रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे, आयात। और जैसे कई लोग जो जैसे आपको पता होगा जो लाइटिंग्स आती हैं इंडिया में, वो इंपोर्ट होती हैं चाइना से। ठीक है, बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल इंपोर्ट होता है।
तो वो चीज़ें जो हैं बेसिकली इस बिज़नेस में आएंगी, उसके अंदर कि कैसे आप, आपकी क्या श्योरिटी है कि आपने पैसा दे दिया कि पैसा और आपका सामान आ जाएगा वापस, ये चीज़ मैटर करता है। ठीक है, आपको क्या गवर्नमेंट भी बेनिफिट देती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, जैसे इंडिया इज़ नेट एक्सपोर्टर ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, राइस भी एक्सपोर्ट करता है, मैंगो एक्सपोर्ट करता है, तो इस तरीके की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या गाइडलाइंस हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता। सो इस तरीके की चीज़ें इसके अंडर कवर किया जाएंगे। तो ओवरऑल ये अभी जो एक फर्स्ट पार्ट है, ये जो 11th का पार्ट है, ऐसे ही 12th का पार्ट भी होगा। जब ये आप 11th और 12th का दोनों का पार्ट आप स्टडी कर लेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओवरऑल बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें जो 12th के पार्ट में भी मैं आपको एक ब्रॉड लेवल भी बता देता हूँ कि क्या कवर करेंगे, कि उसके अंदर थोड़ा आपका ये बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज होती है, मैनेजमेंट के कई सारी चीज़ें डिस्कशन होगी, कैसे प्लानिंग करते हैं आप, कैसे ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पार्ट हैं जो कि एक तरह से बिज़नेस मैनेजमेंट का है। कि आपने मान लो एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको कैसे प्लान करना पड़ेगा। मान लो आपने एक हॉस्पिटल खोला, 10 करोड़ का आपने खोलने का प्लान है, तो पहले 5 करोड़ का आपने खोला, कितना आपको डेट रेज करना पड़ेगा, कितने आपको मैन पावर चाहिए होगी। फिर आप, आपका प्लान है 3rd ईयर के बाद वो 10 करोड़ का हम आपको 5 करोड़ और इन्वेस्ट करना है, तो सेकेंड फेज़ में 5 करोड़। तो उसके बाद कैसे आप प्लान करोगे, कैसे आपका कस्टमर्स आएंगे आपके पास, क्या कैसे आप कंट्रोल करोगे, इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे करोगे, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। देन उसके अंदर हम ये बताएंगे कि लोन कितना चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक है, फाइनेंश आपको लोन कितना ऑप्टिमल लोन होना चाहिए। ठीक है, कि भी अगर आपने बहुत ज़्यादा लोन दे दिया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए, कि आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो कैसे आप, कितनी चाहिए होगी, कितनी कैसे निकालेंगे। ठीक है, देन फाइनेंशियल मार्केट में आप हो सकता है पैसा इन्वेस्ट करें, या फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप बड़ी कंपनी बन जाते हैं लेट्स से, तो फाइनेंशियल मार्केट में आपको हो सकता है पैसा उठा भी सकते हैं आप शॉर्ट टर्म में, जैसे कमर्शियल पेपर में, या फिर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आया है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केटिंग। एंड देन बेसिकली इट्स मोर टुवर्ड्स अ मार्केटिंग साइड, कि आप कैसे मार्केटिंग करेंगे। कि भी आप मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका सेल, उसको आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई आप मैक्सिमम रिटर्न्स कमाएं। ऑब्वियसली ये चीज़ जो कि हम स्टार्टिंग से ही मिस हो गई है, कि आपको ये पता है जो बिज़नेस आप क्यों करते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, और ये है रिस्क मिनिमाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि एक साल आपने सारा कमा लिया और अगले साल बिज़नेस ही बंद हो गया। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, प्रॉफिट आपका आता रहे, मैक्सिमाइज वैल्यू हो, और दूसरा मार्ग ये हो कि लोग खुश रहें आपसे। क्योंकि अगर आप मान लो खुश नहीं हैं तो नेक्स्ट ईयर तो वो फिर आपको नहीं लेंगे आपकी सर्विसेज। तो आपको क्या है कि उनको, आपको कस्टमर को भी हैप्पी करना है, तो इतना आप कमाओ जितना आप सस्टेन कर सको। तो ये चीज़ें भी इस मार्केटिंग का ही पार्ट है कि बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अगर मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो कंज्यूमर ख़रीदे, तो मार्केटिंग क्या करेगा आपको। मान लो आप रोटी तो आप खाओगे लेट्स से कि मोबाइल की पहले नीड नहीं थी, बहुत लोगों के पास मोबाइल नहीं था, बट अब नीड बन गई है, एवरीबडी नीड्स मोबाइल, बिकॉज उसके बिना कम्युनिकेशंस कैसे करेगा वो। तो वो जो नीड से वांट बना, और वांट के बाद वो नीड में कन्वर्ट हो गया। पहले मोबाइल एक तरह से वांट था, मतलब नीड नहीं थी मोबाइल की, अब क्या है, अब तो एक तरह से नीड बन गई है। तो ये मार्केटर्स ही ये करते हैं कि उनको पहले प्रमोट करते हैं, ये चीज़ लो, आपके पास नहीं है, आपको भी लेना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा। धीरे धीरे करके सब लोग उसको यूज़ करते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वही चीज़ जो आपकी वांट थी वो नीड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट्स हैं, कैसे आप मार्केटिंग करेंगे, कैसे प्रमोशंस करेंगे, ये सारी चीज़ें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ पाएँ, ये मार्केटिंग के अंदर आएगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होगा वो कस्टमर प्रोटेक्शन होगा। ये मैं 12th के कवर कर रहा हूँ, 12th के टॉपिक्स जो इसके अंडर हमारे जो चैप्टर आपने इंटरनेशनल बिजनेस, दिस इज़ कवर्ड इनटू 11। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हम लोग बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कि मैं, आपने सामान कोई ख़रीदा और उसमें उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी लेट्स से, हैं, तो वो बेसिकली आप कैसे उसको, अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा विद इन वट एवर स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस, जो भी उसकी पॉलिसी थी, और उसके बाद आप उसको कंप्लेन कर सकते हो। या फिर कुछ आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप, एक देयर आर सम कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट,
नेशनल लेवल कोर्ट भी है जहाँ आप अपील कर सकते हो और अपना अपना जो अगर आपका कोई ग्रीवेंसेस हैं वो रजिस्टर कर सकते हो। बहुत बेयर मिनिमम प्राइस के अंदर आप वो रजिस्टर कर सकते हो और आपको लॉ जो है उसको सपोर्ट करेगा और आप फिर जो भी है इवन फ़ाइन भी चार्ज कर सकते हो, आप पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हो अगर उनकी क्वालिटी इन्फीरियर है व्हाट दे क्लेम्ड इफ़ दे हैव नॉट गिवन। और जो भी गाइडलाइंस हैं वो अगर उन्होंने नहीं फॉलो करी हैं और आप सही हैं तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स में जा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें कवर हैं जो कि विनोद सर हैं वो कवर करेंगे ज़्यादा। मैं तो आपको मेजरली मेरा रोल रहेगा कि आपको बीच बीच में आके ये गाइडेंस देना और जो भी रटना कम से कम पड़े, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज़ कि ये जनरली लोग बहुत ज़्यादा रटते हैं।